हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज है आपका टेस्ट जिसका नाम रखा था जोश। और दूसरी बात, ये हम लोगों का फर्स्ट टेस्ट था। इसकी जो मैं अभी वीडियो दे रहा हूँ, ये वीडियो सॉल्यूशन है। फर्स्ट टेस्ट जो लिया हुआ था, फर्स्ट टेस्ट, उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है आज का, ये सब लोगों के लिए उपलब्ध है यूट्यूब पे। और हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन सबको नहीं मिलेगा, ये उन्हीं बंदों को मिलेगा जो टेस्ट को लिखे हुए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे यूट्यूब चैनल का सारा वीडियो मैं डिलीट करने वाला हूँ या फिर सबके लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी वीडियो आपके लिए है, सब लोगों के लिए है। लेकिन टेस्ट का जो सॉल्यूशन वीडियो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए फ़ायदा होगा जो टेस्ट को लिखे हुए हैं पहले से ही। तो एक दो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ एक मॉडल सेट की तरह, तो आप लोग देखो। और इसमें क्या रखा था कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चंस थे टोटल। बाद में क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ाऊंगा और इस तरह से फुल मार्क्स था इसका 60। आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लो, देख लो इसका क्या है, इसका पैरामीटर और टास्क में कौन कौन से थे। और ये जो मैं करवा रहा हूँ, टास्क हो गया आपका, टेस्ट हो गया, तो इसमें एक खासियत ये है कि इसमें मैं पर्सनली सबको गाइड कर रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। पर्सनली अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ और एटलीस्ट 6 मंथ का टारगेट रखा हूँ, अगर 6 महीने का गाइडेंस आपको मिलता है मेरे थ्रू, तो आप देखना कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और मुझे तो लगता है कि 6 मंथ होते होते आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने वाला है। और आप देखोगे कि वोकैब के अंदर वोकैबलरी आप कितने अच्छे से कर पाते हो। तो देखो यहाँ पर, इसको पॉज करना और एक बार पढ़ लो, देख लो ये क्या है आपका। ये जो भी मैं कोट हमेशा बोलता हूँ, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। और इसको भी एक बार पॉज करके पढ़ लो। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा और त्रिगीतम सर्च करना होगा। और ये जो ग्रुप है आपका त्रिगीतम 4 AM क्लब, इसको सर्च करना और इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको मिलेगा कि टेस्ट का जो टास्क है उसके अंदर अंदर आपको क्या दिए गए हैं, टास्क में क्या क्या आपको टास्क दिए गए हैं, टास्क के अंदर कौन कौन से वीडियोस आपको देखने हैं। और इसी टास्क से आपके टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं और सारे ऑप्शंस भी वहीं से होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं गूगल से कॉपी पेस्ट किया और डायरेक्ट चिपका दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सतर्कता से हर एक क्वेश्चन को सेट करता हूँ। क्वेश्चन का जो ऑप्शंस होता है उसको भी इतने अच्छे तरीके से सेट करता हूँ कि आप समझोगे। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर एक कोई बता रहा था टेस्ट लिखने के बाद कि सर आप इसका ऑप्शंस नहीं दिए हो, और फिर दिए हो तो गलत दिए हो। आज मैं बताऊंगा कि उसका गलत क्यों नहीं है और वैसा मैं क्यों सेट किया हूँ। और सीधे बुक से आप कैसे रिलेट करते हो और मैं कैसे रिलेट करते हुए उसका ऑप्शन बनाया हूँ। तो देखो, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो आपका सिनोनिम है, ये है आपका सिनोनिम ऑफ जिल। तो जिल का सबसे पहले मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है जोश। और आपका जो ये टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट, इसका भी नाम था जोश। तो जिल का मतलब होता है जोश और उत्सुकता। तो इसमें से कौन है, ये है ऑर्डर, ऑर्डर, ये ऑर्डर और यह है रिलक्टेंट। कौन सा है ये? तो ज़रा देखो, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका आर्डर। आर्डर का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब भी होता है उत्साह। तो जोश और उत्साह दोनों आपस में क्या है, सिनोनिमस है। अब जरा देखो, ये ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब तो क्रम होता है, हर कोई जानता है। और इस ऑर्डर का क्या मतलब होता है, तो इस ऑर्डर का मतलब होता है गंध। इसका मतलब होता है गंध। और रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब जिसमें इच्छा ना हो, अनिच्छुक हो वो। तो फर्स्ट का देख लिया आंसर। सेकेंड है, जरा देखो क्या। सेकेंड जो है सिनोनिम ऑफ जेस्टिकुलेट पूछा था कि जेस्टिकुलेट का क्या अर्थ होता है। तो जेस्टिकुलेट का अर्थ जो होता है सिंपल एक शब्द में, ये होता है इशारा करना और फिर संकेत देना। लेकिन कब इशारा करना और कब संकेत देना, ये मैं बता रहा हूँ। तो जब आप किसी व्यक्ति से बहस कर रहे होते हो, आर्ग्यू कर रहे होते हो और बहुत वाइल्ड तरीके से अपने हाथों से जोर जोर से, मानो कि अब आप लड़ाई करने वाले हो बहस करते करते, तो फिर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपके हाथों के इशारे से ऐसा लगता है मानो आप जोर से चिल्लाने वाले हो और फिर चिल्ला ही रहे हो। तो वैसे संकेत देना, वैसे इशारा करना कहलाता है जेस्टिकुलेट। तो इसका जो दूसरा सेंस में मीनिंग है वो चिल्लाने के सेंस में है, जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने के सेंस में है जेस्टिकुलेट। अब यहाँ पर इसमें से किसका मीनिंग है, तो ज़रा देखो, सप्रेस। सप्रेस का मतलब तो क्या होता है, दबाना। और यहाँ पर श्रिक, श्रिक का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन जोर से चिल्लाना।
तो आपका सिनोनिम इसका ये हो गया, आंसर इसका यही होगा बी वाला। अब जरा देखो, यह है विस्पर। विस्पर का क्या मतलब होता है? विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब धीरे से हौले हौले से किसी के कान में कुछ कहना। फिर आपका मफल्ड। मफल्ड मतलब होता है धीमा और फिर दबा हुआ। अब जरा देखो, इसका आंसर था यहाँ पर श्रीक। श्रीक का मतलब बताया क्या? चिल्लाना। और जेस्टिकुलेट का मतलब इशारा करना, संकेत देना, लेकिन चिल्लाने के सेंस में। और सप्रेस है यहाँ पर, विस्पर है और मफल्ड, ये तीनों इसके क्या हैं? एंटोनिम है। किसके एंटोनिम? तो जेस्टिकुलेट के एंटोनिम है मफल्ड और विस्पर और सप्रेस। जेस्टिकुलेट के क्या हैं? तो इसके एंटोनिम है और इसका सिनोनिम श्रीक है आपका। अब जरा देखो थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है सिनोनिम ऑफ वैन। ये वैन क्या है भाई? तो वैन का अर्थ होता है फिक्का पड़ना और फिर पिल्ला पड़ जाना। जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसका शरीर पूरा पिल्ला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, तो उसको बोलेंगे वैन। अब जरा देखो ब्राइट। ब्राइट का मतलब तो होता है चमकीला, तो ये तो इसका जस्ट उल्टा हो गया। फिर है गॉडी। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला, चमक दमक के सेंस में। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक फैशनेबल कपड़ा पहनकर आया है, काफ़ी भड़कीला चमक धमक वाला मेकअप करके निकला है, तो उसको बोलेंगे गॉडी। शोवी बोलते हैं जिसको, दिखावा। फिर आपका वैरी। वैरी का मतलब तो सतर्क होता है। और फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? तो कमज़ोर पड़ जाना। तो वैन का मतलब था पीला पड़ जाना या फिर फीका पड़ जाना। तो जब कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है शरीर से तो क्या होता है? उसका शरीर थोड़ा पीला पड़ जाता है और उसका शरीर थोड़ा फीका पड़ जाता है। तो फीबल और वैन एक दूसरे का क्या हो गया? सिनोनिम। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर है डी, फीबल। और ब्राइट और गॉडी, इन दोनों, इसका वैन का क्या था? तो इसका था एंटोनिम। और वेरी तो अलग ही वर्ड है जिसका मतलब है सतर्क रहना। अब जरा देखो नेक्स्ट वन क्या है आपका? फोर्थ वन। फोर्थ वन है सिनोनिम ऑफ वे वर्ड। ये है आपका फोर्थ नंबर। वे वर्ड का क्या अर्थ होता है? तो वे वर्ड का अर्थ होता है आपका मनमौजी। आप फिर इसको बोल सकते हैं अस्थिर। और जो व्यक्ति काफ़ी क्या रहते हैं? मनमौजी होते हैं, उसका दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है उसका दिमाग। तो जरा देखो इसका आंसर पहले देख लो क्या है? कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मतलब ही मनमौजी होता है। और वेवर्ड का मतलब ही बताया मनमौजी, अस्थिर। तो आप इसका सिनोनिम क्या समझो? यही है फर्स्ट वन। अब सेकंड क्या है? रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ और फिर स्थिर। तो वेवर्ड का ये एंटोनिम हो गया। डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित, जिसके संकल्प काफ़ी दृढ़ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उसको बोलते हैं डिटरमिन्ड। तो इसका भी ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। और स्टेबल। स्टेबल का मतलब स्थिर होता है। तो वेवर्ड का क्या हो गया? ये हो गया आपका एंटोनिम। ठीक है। और इसका सिनोनिम बताया कैप्रिसियस। अब जरा देखो नेक्स्ट वन क्या है? फिफ्थ वन। इसका पूछा है एंटोनिम। किसका है एंटोनिम ये? तो वाइव। वाइव का एंटोनिम क्या है आपका? तो इसका जरा देखो, वाइव का मतलब होता क्या है पहले ये समझ लो। तो इसका मतलब होता है त्याग करना, किसी को छोड़ देना, त्याग करना वाइव कहलाता है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर एंटोनिम पूछा ये, तो पहले देख लो वाइव। वाइव का मीनिंग तो बता दिया, त्याग करना फिर छोड़ देना। अब इसका देख लो, ये आपका है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का क्या अर्थ होता है? तो रेलिंक्विश का मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो इसका ये सिनोनिम हो गया। फिर अबज्योर। अबज्योर का क्या अर्थ है आपका यहाँ? तो अबज्योर का मतलब होता है छोड़ देना, लेकिन इससे आप कंफ्यूज नहीं करना एडज्योर से, ठीक है? मैं हमेशा से बताया हूँ इस वर्ड को। एडज्योर सिमिलर, मिलता जुलता है, सिर्फ बी और डी का फ़र्क है। तो अगर एडज्योर आ गया तो इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना या फिर विनती करना, एडज्योर कहलाता है। अपील करने के सेंस में भी एडज्योर आता है। अब जरा देखो नेक्स्ट है, अब डी देख लो। डी का क्या अर्थ होता है? तो डी का मतलब होता है रिनाउंस। तो रिनाउंस का भी अर्थ क्या हुआ? तो इसका मतलब भी है त्याग देना, छोड़ देना। लेकिन इसका आंसर होगा एंटोनिम ऑफ वाइव, इम्पोज। और इम्पोज का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है थोपना, किसी पर कोई चीज़ थोप देना। जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जिम्मेदारी थोप देते हो, तो क्या उसको आप छोड़ रहे होते हो? बिल्कुल नहीं। उसको आप क्या करते हो? शामिल किए हुए रहते हो अपने प्रोजेक्ट में, अपने काम में। कुछ कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसमें आप किसी को सम्मिलित रखते हैं, उस पर कोई जिम्मेदारी थोपते हैं, तो बिल्कुल आप उसे छोड़ते नहीं हो, बल्कि क्या करते हो? अपने साथ आप शामिल रखते हो। तो वाइब का उल्टा हो गया आपका इम्पोज, थोपना। और बाकी तीन जो थे ए, बी और डी, उसका क्या था? सिनोनिम था वाइव का। अब जरा देखो सिक्स्थ नंबर क्या है? एंटोनिम ऑफ ड्विंडल पूछा है। तो ड्विंडल का अर्थ होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है क्षीण होना या फिर कम हो जाना। अब देखो
इसका ऑप्शन है फर्स्ट वैक्स। वैक्स का पहला मीनिंग तो होता है मोम, जो मोम देखते हैं आप लोग मोमबत्ती में, उसको बोलते हैं वैक्स। और फिर मधुमक्खी के जो छत्ते देखते हैं उसको भी बोलते हैं वैक्स, उसमें भी मोम होता है। तो इसका तो अर्थ ये नहीं है। तो ड्विंडल का अर्थ बताया था क्षीण होना या कम होना। फिर है वेन आपका। और वैक्स का और क्या मीनिंग होता है? वैक्स का मतलब होता है इजाफा होना, अधिक होना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ सिनोनिम एंटोनिम के वीडियो में भी। तो वैक्स का मतलब था आपका अधिक हो जाना, इजाफा होना। तो ड्विंडल का क्या हो गया एक तरह से? ये हो गया एक तरह से आपका इसका, हाँ इसका ही तो एंटोनिम हो गया एक तरह से। तो छठा का जो आंसर होगा ये फर्स्ट वाला ही होगा, तो इसका जस्ट उल्टा हो गया। फिर देख लो वेन। वेन का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है पतन होना। पतन होना इसका क्या हो गया? एक तरह से सिनोनिम हो गया। विल्ट है। विल्ट का मतलब ही मुरझाना होता है और फिर सड़ जाना होता है, तो इसको भी बोलेंगे कि इसका सिनोनिम हो गया। फिर डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट काफ़ी फेमस वर्ड है। इसका मतलब क्षय होना, खराब होना, सड़ जाना, डिटेरियोरेट कहलाता है। तो इसका हो गया क्या? सिनोनिम हो गया ड्विंडल का। और इसका एंटोनिम पूछा था तो इसका आंसर होगा वैक्स। वैक्स का मतलब क्या हो गया? इजाफा होना, अधिक होना। ठीक है, क्लियर है? अब जरा देखो 7th नंबर। 7th पूछा एंटोनिम ऑफ असर्प। असर्प का क्या अर्थ होता है? तो असर्प का अर्थ होता है हड़प लेना, किसी का कोई चीज़ ज़बरदस्ती हड़प लेना, कब्जे में ले लेना कहलाता है असर्प। तो इसका एंटोनिम पूछा है, तो ज़रा देखो क्या होगा। रेस्ट है यहाँ पर। रेस्ट का ये वर्ड आप देखते होंगे रेसलिंग में। तो रेसलिंग में क्या करते हैं लोग? एक दूसरे को ज़बरदस्ती उसका हाथ पांव मरोड़ते हैं, है ना। तो मरोड़ना का सेंस जो है वो ज़बरदस्ती के सेंस में है। तो असर्प का एक तरह से सिनोनिम हो गया, लेकिन पूछा है एंटोनिम। नेक्स्ट आपका कूप। तो कूप का अर्थ होता है तख्ता पलट। तख्ता पलट कर देना। तो एक तरह से किसी का तख्ता पलट कर दे रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो इसका ये सिनोनिम हो गया असर्प का। नेक्स्ट है आपका एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। मान लिया जाए कोई सरकारी ज़मीन हो, उस पर अतिक्रमण कर लिया है, किसी ने घर बना लिया, ज़बरदस्ती उस ज़मीन को हड़प रखा है, तो वो एनक्रोच कहलाता है, एनक्रोचमेंट कहलाता है। तो एक तरह का इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। लेकिन यहाँ पर वर्ड है री इंस्टेट। री इंस्टेट का मतलब है फिर से किसी चीज़ को नियुक्त करना, फिर से उस चीज़ को लाना। जैसे किसी नौकरी का फिर से बहाल करना भी क्या कहलाता है? मान लिया जाए कूप है। कूप का मतलब तख्ता पलट हो गया, मतलब किसी का पद से उसको गिरा देना, जैसे बोलते हैं सरकार का गिर जाना। लेकिन रीइंस्टेट का मतलब फिर से उसी को बहाल कर देना या नियुक्त कर देना। तो इसका एक तरह का क्या हो गया? ये एंटोनिम हो गया। इसी तरीके से असर्प के सेंस में भी है कि किसी को नियुक्त कर देना क्या कहलाता है? रीइंस्टेट कहलाता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। और ये तीनों जो था वो सिनोनिम था, और ये आपका एंटोनिम है किसका? असर्प का। अब जरा 8वां नंबर देख लो। ये है एंटोनिम ऑफ वाउच। वाउच का क्या अर्थ होता है? तो वाउच का अर्थ होता है गारंटी देना, किसी की पुष्टि करना। जैसे एक्टर लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी किसी ब्रांड का वो क्या कर रहे होते हैं? प्रचार करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब एक तरह से उसकी पुष्टि करते हैं, वाउच करते हैं, समर्थन देते हैं। तो वाउच का अर्थ है आपका गारंटी देना, पुष्टि करना या फिर समर्थन देना। अब जरा देखो, ये जो है आपका फर्स्ट वन, ये है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का अर्थ होता क्या है? तो इसका मतलब है मुकर जाना। तो आप मुकर जाते हो तो वाउच तो कर नहीं रहे हो, समर्थन दे नहीं रहे, तो क्या हो गया? एक तरह का इसका एंटोनिम ही हो गया। तो 8वां का आपका आंसर होगा रिट्रैक्ट। नेक्स्ट आपका कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, मतलब इसका एक तरह से सिनोनिम हो गया। एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब भी होता है पुष्टि करना, तो ये भी आपका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट आपका अप्रूव। अप्रूव का मतलब भी है आपका समर्थन देना या फिर पुष्टि करना, तो ये हो गया इसका सिनोनिम। मतलब ये तीनों इसका सिनोनिम था और रिट्रैक्ट इसका क्या था? एंटोनिम था। मतलब जो आंसर पूछा था वो रिट्रैक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्या है आपका 9th नंबर। 9th नंबर है ही इज़। अब जरा देखो कौन सा चैप्टर से आया है, समझ गए होगा आप लोग। ये फ्रेजल वर्ब से ही इज़ ऑन द फॉर ए गुड जॉब, ए फिल इन द ब्लैंक्स है। अब ये करना क्या है यहाँ पर? तो इन चारों में से बताना है कि यहाँ पर क्या फिल होगा। तो कोई किसी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो किसी जॉब के सर्च में है, बात समझ रहे हो? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि इसका क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो किसी की तलाश होना, बात समझ रहे हो? तो जॉब की तलाश होना, किसी व्यक्ति को जॉब की एक अच्छी जॉब की तलाश थी, तो इसमें से किसका अर्थ है तलाश होना, ये बता दो आप। तो इसका जो अर्थ है आप देख लो, ओवरलुक, आउटलुक, लुक आउट और ले आउट, इसमें इसका आंसर है लुक आउट का। तो लुक आउट का जो अर्थ है ये है आपका तलाश होना। लुक आउट का मतलब है तलाश होना। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन ओवरलुक। तो ओवरलुक का मतलब है क्षमा कर देना, किसी की अनदेखी करना। नेक्स्ट आपका आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण,
मतलब आपका इस दुनिया के प्रति क्या आपका नज़रिया है, क्या एटीट्यूड है, उसको बोलते हैं आउटलुक। तो दृष्टिकोण, आपका नज़रिया को बोला जाता है आउटलुक, ठीक है। लुक आउट था तलाश, जो इसका आंसर होगा। ले आउट का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है नक्शा। इसका अर्थ होता है नक्शा। जैसे आप लेआउट बनाते हैं, कभी बिल्डिंग बनाना हो आपको तो उसके सेंस में। लेकिन इसका जस्ट आप उल्टा कर दो, मतलब इसको आउटले कर दो, आउटले, तो इसका अर्थ बदल जाता है। ये आउटले का अर्थ होता है खर्चा होना, और फिर किसी चीज़ का क्या एक्सपेंडिचर होता है, क्या लागत होता है, वो कहलाता है आउटले। तो कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन में आप 5-5 चीज़ सीख रहे हो। फिर क्या है आपका 10th नंबर, देखो बोल रहा है द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड ऑफ द मिसक्रिएंट्स। ये क्या है आपका? हाँ, मिसक्रिएंट्स मतलब होता क्या? बदमाश लोग। तो बदमाश लोगों को क्या करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया? तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा भी आप सेंस लगाएंगे तो समझ में आएगा कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में कह रहा हो कि बदमाशों को गिरफ्तार कर लो, उसका ऑर्डर मिला है। तो गिरफ्तार करना किसका मीनिंग हो सकता है इसमें से? तो ये राउंड अप होगा। राउंड अप का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने, किसकी गिरफ्तारी का? तो मिसक्रिएंट्स का, बदमाश लोगों का। अब ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सअप। मिक्सअप का क्या अर्थ है? तो मिक्सअप का अर्थ होता है मिलावट, और दूसरा मीनिंग होता है इसका अस्त व्यस्त। जैसे मान लिया जाए, एक इसका जो एग्जांपल था, क्या दिया था मैं जब फ्रेजर वर्ब पढ़ा रहा था, बुक में है क्या दिया हुआ है? तो जब आप रेलवे स्टेशन में अपने लगेज को मिला कर रखते हो सबके साथ, क्लॉक रूम बोला जाता है उसको। तो क्लॉक रूम में जब आप मिक्स करके रखते हो तो क्या होता है? अस्त व्यस्त हो जाता है कुछ देर के बाद। तो मिक्सअप का मतलब होता है क्या? अस्त व्यस्त हो जाना। और इस मेकअप का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है सौंदर्य सामग्री। लेकिन यहाँ से डैश को अगर हटा दें तो वो हो जाएगा बिना डैश वाला मेकअप, और उस मेकअप का अर्थ है बिना डैश वाला का झगड़े समाप्त करके शांति स्थापित करना कहलाता है मेकअप। लेकिन कौन वाला मेकअप? यहाँ जब ये डैश नहीं रहे, और अगर डैश के साथ है मेकअप तो उसका मतलब है सौंदर्य का सामग्री, जो आप मेकअप के सामान खरीदते हैं बाजार में, है ना। अब जरा देखो नेक्स्ट आपका सेल आउट। सेल आउट का मतलब होता है पूरी बिक्री, मतलब पूरी तरह से बिक जाना। एक भी सामान आपके पास लेफ्ट ओवर नहीं होना, एक भी सामान बचा नहीं रहना, कहलाता है सेल आउट, पूरी बिक्री। नेक्स्ट क्या है आपका 11 नंबर। और देखो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मतलब आप लोग कुछ मुझे करो या ना करो, मतलब सब्सक्राइब करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, एक लाइक ज़रूर देना। क्यों पता है? मैं कई बार ऐसा, मैं इसको हॉबी की तरह लेता हूँ कि देखता हूँ आज मतलब कभी कभार करता हूँ, वीकली एक डे, फिर कभी कभार जब मैं फ्री होता हूँ, बोर हो रहा होता हूँ, तब क्या करता हूँ, मैं वीडियोस को देखता हूँ और देखता हूँ कितने लाइक्स मिले। तो कई बार क्या होता है कि अभी मान लिया जाए कि 25 लाइक्स थे आपके, फिर देख रहा हूँ कि 26 हो रहा है, 27 हो रहा है। तो ये जो देखने को मिलता है ना, मुझे अंदर से बहुत खुश करता है। तो मैं इसको हॉबी की तरह लेता हूँ लाइक्स को देखने के लिए। तो आप कम से कम मेरे ही खातिर 1 सेकंड के लिए ज़रूर अपना वक्त देना, मैं बहुत घंटों देता हूँ। फिर ज़रा देखो 11th नंबर क्या है आपका? ये है आपका मीनिंग ऑफ ऑफसेट। ये ऑफसेट के बारे में पूछा है। तो ऑफसेट का मतलब होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लो। तो ऑफसेट का अर्थ होता क्या है, अब ये आपको बताना है ना। अब देख लो, इसका है द क्वांटिटी और नंबर टेकन इन ए पीरियड। नहीं, ये तो नहीं होता। फिर क्या है इसका? तो इसका है आपका डू समथिंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अदर्स। अब जरा देख लो, ऑफसेट का और भी मीनिंग में बताया था उस टाइम, लेकिन यहाँ पर देखो इसका मीनिंग होगा बी नंबर। तो बी का इसका क्या मतलब है? डू समथिंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अदर्स, मतलब बचत करना होता है। ऑफसेट का मतलब होता है बचत करना, रिड्यूस करना। तो किस तरीके से? मान लिया जाए टैक्स की आप बचत करते हो तो आप ऑफसेट कहोगे उस टाइम। तो टैक्स की बचत करते हो तो दूसरा चीज़ क्या होता है? इनकम आपका बढ़ जाता है। मतलब यहाँ देख रहे हो आप क्या कर रहे हो? बचत कर रहे हो टैक्स का। तो ऑफसेट का मतलब होता है बचत करना। ये समझ गए? अब है ऑप्शन में इसका द क्वांटिटी और नंबर टेकन इन ए पीरियड। ये क्या कहलाता है? मान लो इस तरीके से दे दे और 4 ऑप्शन दे दे, तो किस में आप टिक करोगे? तो इसका क्या मतलब है 11 नंबर का? ये द क्वांटिटी और नंबर टेकन इन ए पीरियड। तो आप मुझे बताओ मतलब इसका क्या है? इसका हिंदी मीनिंग बोलें तो एक तरह से जब आप कोई कॉलेज के ऑनर हैं, आप एडमिशन स्टार्ट किए हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? दाखिला ले रहे होते हैं, भर्ती कर रहे होते हैं बच्चों का। तो उस टाइम कहलाता है द क्वांटिटी और नंबर टेकन इन ए पीरियड। और इसको अगर फ्रेजल वर्ब की तरह बोलें तो क्या कहलाता है? इनटेक कहलाता है। याद है आप लोगों को? मैं भी कुछ क्षण के लिए भूल गया था अभी। तो इनटेक कहलाता है वो, मतलब दाखिला फिर भर्ती। ये आप समझ गए, इसका आंसर होगा बी वाला।
और ये का मीनिंग आप समझ गए। नेक्स्ट आपका सी नंबर, एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ये क्या कहलाता है? तो इसका होता है अपसेट, ये कहलाता है आपका अपसेट। अब ज़रा देखो, अपसेट है ये। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या है? मतलब ये जो पूरा लाइन लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गड़बड़ी, और फिर अचानक कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाए, गड़बड़ हो जाए लाइफ में, तो उसको बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे अपसेट, फ्रेजल वर्ब में ऐसा बोलेंगे। और इसका अपसेट का दूसरा मीनिंग होता है नाराज़ करना, चिंतित होना, है ना, सैड कर देना किसी को, अपसेट कहलाता है। नेक्स्ट आपका एन ऑफर टू बाय कंपनी, जब आप किसी कंपनी से ऑफ़र मिलता है आपको किसी कंपनी को ही बाय करने का, मतलब कंपनी ही खरीदने का ऑफ़र आपको मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है टेक ओवर। टेक ओवर बहुत न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, है ना, कि फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को टेक ओवर किया। तो टेक ओवर का मतलब होता है क्या है? तो किसी कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव जो होता है वो टेक ओवर कहलाता है। लेकिन अगर बीच से यहाँ से इसको हटा दो, मतलब इस डैश को यहाँ से हटा दो, तो टेक ओवर जो बचेगा उसका मतलब होता है वर्ब की तरह लेंगे। और ये जो डैश है, ये डैश आपका टेक ओवर, और इसके बीच अगर डैश रहे तो इस टेक ओवर का मतलब होता है नाउन की तरह यूज़ करना। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे प्रस्ताव, मतलब खरीदने का प्रस्ताव, किसी कंपनी का खरीदने का प्रस्ताव, नाउन की तरह यूज़ करेंगे। और डैश हटा दिए तो वर्ब की तरह काम करेगा, और उसका मीनिंग होता क्या है? तो कोई उत्तरदायी तो अपने हाथों में लेना कहलाता है टेक ओवर, बिना डैश वाला। समझ रहे हो? ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब जरा देखो 12 नंबर क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्साइज। कैप्साइज का मीनिंग होता क्या है? तो इसका मतलब होता है उलट जाना और फिर पलट जाना, जैसे नाव का जाते जाते समंदर में पलट जाना कहलाता है कैप्साइज। तो आप यहाँ देखेंगे कि किसका मीनिंग है आपका कैप्साइज, तो आप बताओ किसका मीनिंग है? तो टर्नओवर नहीं, ओवरटर्न बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। तो इसका मतलब है ओवरटर्न का मतलब कैप्साइज, और कैप्साइज का मतलब ओवरटर्न, मतलब पलट जाना और फिर उलट जाना। अब जरा देखो टर्न ओवर है यहाँ पे, तो टर्न ओवर का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मतलब होता है बिक्री, जैसे बोलते हैं ना किसी कंपनी का, जैसे पतंजलि का इस वर्ष का टर्न ओवर कितना रहा, तो 10 लाख करोड़, इस टाइप का नहीं 10 लाख करोड़ कुछ ज़्यादा हो गया, 10,000 करोड़ था शायद। तो टर्न ओवर का मतलब होता है उसका बिक्री क्या है किसी कंपनी का, टोटल अर्निंग क्या है उसकी। फिर आपका सी नंबर टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब होता है उपस्थिति। क्या होता है? उपस्थिति, कितना अटेंडेंस है, जैसे आप लोग अभी लाइव में कितने लोग अटेंडेंस दे रहे हो, तो वो कहलाएगा टर्न आउट, इस वीडियो का टर्न आउट। तो इस टर्न आउट का मतलब है उपस्थिति। अब जरा देखो, जब यहाँ से डैश हटा दें तो आपका होगा टर्न आउट। तो इस टर्न आउट का क्या अर्थ है? तो इस टर्न आउट का मतलब होता है होना और फिर साबित होना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अभी भी याद है, मैं इतना बार पढ़ा चुका हूँ ना बच्चों को कि मुझे याद हो गए हैं बहुत सारे सेंटेंसेस। जैसे ये है, दिया था इसका सेंटेंस कि नथिंग एवर टर्न्ड आउट राइट, कि कभी भी अच्छा मेरे लिए साबित नहीं हुआ, फॉर मी इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। तो इस टर्न आउट का मतलब है साबित होना, फिर कोई चीज़ का होना, घटना। नेक्स्ट आपका ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब क्या होता है? जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, दूसरे वाले बाइक को फिर कोई कार सामने जा रहा है तो उसको आप ओवरटेक करते हैं, मतलब तेज़ी से आगे निकल जाना। तो इस ओवरटेक का मतलब है तेज़ी से आगे निकल जाना। अब जरा देखो 13 नंबर, मीनिंग ऑफ एप्रोपॉस। क्या है ये? मीनिंग ऑफ एप्रोपॉस। तो इसका मीनिंग होता क्या? पहले हिंदी में समझ लो इसका मीनिंग होता क्या है। तो इसका मतलब है सही समय पर, सही समय पर। अब जरा देखो इसमें से कौन सा इसका होगा आंसर। तो प्रॉपरली, प्रॉपरली का अर्थ होता है उचित ढंग से, ये तो आप जानते हो। नेक्स्ट आपका हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण होता है। नेक्स्ट आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब मेहनती व्यक्ति होता है। ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब संयमी व्यक्ति होता है, जो काफ़ी साधु संत के लाइफ वाले ज़िंदगी जीते हैं एकांत में रह करके, बिना भोग विलास का। तो वैसे ज़िंदगी को बोलते हैं ऑस्टियर, संयमी। तो कौन सा होगा इसका? जाहिर सी बात है प्रॉपरली होगा। प्रॉपरली का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब क्या बताया? उचित ढंग से। और एप्रोपॉस का मतलब क्या बताया? सही समय पर। तो यही इसका फिट बैठता है क्या? इसका सिनोनिम बोलो या फिर इसका मीनिंग बोलो। तो प्रॉपरली इसका मीनिंग था। सबका मीनिंग ये सबका बाकी का तो बता ही दिया। नेक्स्ट है वन हु गिव्स अप रिलीजियस फेथ, मतलब अपने धार्मिक जो उसका आस्था है उसको उसने त्याग दिया, गिव अप कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? वो वैसा व्यक्ति को क्या कहते हैं? वन मतलब है किसी व्यक्ति के सेंस में, तो कौन से व्यक्ति को कहेंगे कि जो व्यक्ति अपना रिलीजियस फेथ को खो देता है, समाप्त कर देता है, उसको क्या बोलेंगे? तो उस व्यक्ति को बोलते हैं आपका एग्नोस्टिक। बिल्कुल नहीं, एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट
गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में वो श्योर नहीं है, ना हाँ में है ना ना में है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है आपका एबेटोर। एबेटोर का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है वन हु इंसाइट्स और फिर एनकरेज, जैसे मॉब को, जैसे भीड़ को क्या करना, भड़काना, तो वैसे व्यक्तियों को बोलते हैं एबेटोर। नेक्स्ट है आपका एपोस्टेट। एपोस्टेट ही इसका क्या है आंसर है। तो एपोस्टेट का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने धार्मिक बिलीफ को खो चुका है। नेक्स्ट है आपका एबेक्टर। एबेक्टर का मतलब क्या है, बुक में गलत दिया हुआ था, उस टाइम में भी बताया था मैं, कौन सा बुक में, तो एसपी बख्शी के बुक में एबेक्टर का मीनिंग जो स्पेलिंग दिया है वो ई दे दिया है यहाँ पे, जबकि यहाँ ए होना चाहिए। तो एबेक्टर, एबेक्टर का मतलब होता है कैटल थीफ। कैटल थीफ का मतलब पशु का जो चोरी करता है ना, तो वैसे व्यक्तियों को एबेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 15 नंबर। 15 नंबर है मीनिंग ऑफ एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है संयमी। एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी। अब इसमें से देखेंगे इस चारों में से किसका मतलब है संयमी, अब जरा देख लो। नेक्स्ट है अन्यूल। अन्यूल का मतलब होता है क्या, तो मिटा देना और फिर किसी चीज़ का रद्द कर देना, खारिज कर देना, किसी चीज़ का अंत कर देना, तो वो कहलाता है अन्यूल। नेक्स्ट है अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का मतलब होता है समर्थन, किसी की प्रशंसा, दोनों मीनिंग होता है, समर्थन या प्रशंसा। नेक्स्ट है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है तीखापन या फिर कर्कशता, तीखापन समझ लो। लेकिन एब्स्टीमियस का मतलब तो बताया संयमी, तो ये क्या है, मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब जो संयमी तरीके से मॉडरेट होकर खाते हैं, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, तो वैसे खाने पीने वाले व्यक्ति को मॉडरेट पर्सन बोलेंगे। मतलब यही लोग क्या होते हैं, संयमी होते हैं, एब्स्टीमियस होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। अब जरा देखो 16 नंबर क्या है। 16 है मीनिंग ऑफ एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का क्या अर्थ होता है, तो एप्लॉम्ब का अर्थ होता क्या है, तो इसका मतलब होता है शांत चित्तता, मतलब जो जिसका चित्त बहुत शांत है, जिसका मन बहुत शांत रहता है, जैसे किसी भी हालात में स्ट्रेस नहीं आने देता, किसी भी हालत में वो टेंशन को नहीं लेता है। और आप लोग विश्वास करो, इस चीज़ में विश्वास ज़रूर करो, अगर नहीं इस बात को जानते हो तो जान लो कि सक्सेस का जो एक सीक्रेट होता है ना, वो क्या होता है पता है। एक तो मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, दैट्स फाइन, वो आपके स्टडी में काम आएंगे। लेकिन लाइफ में अगर आपको सक्सेस पाना है ना, पूरे लाइफ में, स्टडी की तो दूर बात है, लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो आपको एप्लॉम्ब रहना पड़ेगा, शांत चित्त वाला व्यक्ति रहना पड़ेगा। मतलब सम और विषम परिस्थितियों में अगर आपका दिमाग बहुत ही सतर्क रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, शांत रहता है, तो वही एक सीक्रेट होता है लाइफ में जीने का, आगे बढ़ने का। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना। आप लोग देख चुके हो ये सुशांत वाला मैटर अभी कितना ये हो रखा है, तो ये सब चीज़ बहुत गलत है। शांत चित्त होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते हो तो किसी से सीख लो, बहुत काम आएगा आपके लाइफ में। और योगा वगैरह भी नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राणायाम सीखना बहुत ईजी है। प्राणायाम हर कोई कर सकता है, दिन भर में आप 3-4 बार कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, ये कर सकते हो। सुबह सुबह उठ करके भस्त्रिका कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो। तो प्राणायाम जरूर किया करो, वो आपके दिमाग को शांत रखने में बहुत काम करता है। और वैसे भी ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो आप लोग कोशिश करो कि ऑक्सीजन आपके ब्लड तक, आपके ब्रेन तक पहुँचे। और अगर आप अनुलोम विलोम करोगे ना, तो आपका चित्त जो है, मन है, बहुत शांत रहने वाला है। तो देख लो इसका क्या होगा। स्टर्न है। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, और फिर निर्दयी के भी सेंस में लेते हैं। कठोर मतलब पत्थर वाला कठोर नहीं, जो दिल से कठोर होता है ना, उसके लिए स्टर्न बोलते हैं, निर्दयी लोगों को। नेक्स्ट आपका अन्यूल। अन्यूल का मतलब बता चुका हूँ, इधर ही बताया था 15 नंबर में। इसका मतलब खारिज कर देना, रद्द कर देना। और ये है आपका पॉइज। पॉइज का मतलब होता है रद्द, ये इसको क्या बोलते हैं, शांत होना, जिसका दिमाग बहुत शांत है, तो ये पॉइज, पॉइज ही इसका क्या है, मीनिंग है। नेक्स्ट है आपका एम्बेरस। एम्बेरस का मतलब जानते हो, शर्मिंदा करना। नेक्स्ट क्या है आपका 17 नंबर, ये देखो, वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। जो इलनेस से, बीमारी से धीरे धीरे निजात पा रहा है, वैसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट में पढ़ा चुका हूँ और इसका ही ये अर्थ भी है। नेक्स्ट क्या है आपका डेबोनायर। डेबोनायर का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है खुश मिजाज व्यक्ति, जैसे जिसको बोलते हैं काफ़ी सुआव व्यक्ति हैं वो, मतलब काफ़ी शिष्ट हैं, काफ़ी सभ्य व्यक्ति हैं, काफ़ी खुश मिजाज लोग हैं, तो वैसे लोगों को डेबोनायर बोलते हैं या फिर सुआव बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सिनिक। सिनिक का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो दूसरों के बिलीफ को ठेस पहुंचाते रहता है, या फिर किसी दूसरे के बिलीफ को, उसकी आस्था को मजाक उड़ाते रहता है, तो वैसे लोगों को सिनिक व्यक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट ये तो इसका आंसर होगा, जान गए, सी नंबर।
इसका डी जो है कॉकिट। कॉकिट का क्या अर्थ होता है? तो कॉकिट का अर्थ होता है कि अ गर्ल या फिर कुछ ऐसे विमन हु फ्लर्ट्स विथ मैन, जो मर्दों के साथ फ्लर्ट्स करती हैं, है ना। फ्लर्ट्स करना सबको पता है। अब अगर आप नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो ये देख लो, ये वर्ड फ्लर्ट करना। तो जो फ्लर्ट करती हैं लड़कियाँ विमन, जो बड़े बड़े मैन के साथ, अपने से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्तियों से, तो ऐसे लड़कियों को कॉकेट कहते हैं। और हाँ, सेकंड टेस्ट से मैं क्या करूँगा कि मैं पहले पूछ लूँगा कि फर्स्ट जो टॉप किए और सेकंड टॉपर जो रहे और थर्ड टॉपर जो रहे टेस्ट में, उनका नाम बताना है या नहीं बताना है। तो अगर आप लोग अलाउ करोगे तो मैं नेक्स्ट टेस्ट से क्या करूँगा, आप लोगों का नाम बताऊँगा। टॉप 10 का भी बता दूँगा लास्ट में, है ना, अगर आप लोग कहोगे तो। इससे क्या होगा, आपके अंदर ना एक एनर्जी सा आएगा और लगेगा हाँ मुझे मेहनत और भी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका 18 नंबर, वन हु इज़ ओवर एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वैसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है हाइपोकॉन्ड्रियाक। मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने हेल्थ को लेकर के चिंतित रहते हैं, कभी डाइट शुरू करते हैं, कभी योगा शुरू करते हैं, कभी प्राणायाम करते हैं, दिन भर मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में यही सब चलता रहता है हेल्थ से रिलेटेड। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, खाना पीना भी ढंग का भले ही ख्याल रखेंगे नहीं, लेकिन चिंतित बहुत रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। नेक्स्ट है आपका बी नंबर, फैस्टिडियस। फैस्टिडियस का अर्थ होता क्या है? तो इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिसको प्लीज़ करना, मतलब वन हार्ड टू प्लीज़, ऐसे व्यक्ति जिसको प्लीज़ करना, खुश करना बहुत ही मुश्किल है, तो वैसे व्यक्तियों को फास्टिडियस बोलते हैं। और सी नंबर क्या है, हाईब्रो। हाईब्रो का अर्थ होता है जो अपने कल्चर और फिर अपने इंटेलेक्ट को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं दूसरों से, तो ऐसे व्यक्तियों को हाईब्रो कहते हैं, अपने कल्चर और इंटेलेक्ट को सुपीरियर समझने वाले व्यक्ति। और इसका सिनोनिम बुक में दे रखा है स्नॉब, ये भी याद होगा आप लोगों को। तो स्नॉब और फिर हाईब्रो दोनों आपस में सिनोनिमस हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स। याद होगा आप लोगों को ये पूरा सेंटेंस। तो इसका मतलब है अभेद्य और फिर अखंडनीय। अब जरा देखो 19 नंबर क्या कह रहा है आपका, 19 नंबर किधर गया, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। तो जो रिलीजन के अगेंस्ट में काम करते हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों को कहते हैं हेरेटिक। क्या कहते हैं उसको? हेरेटिक। तो इसका सी आंसर होगा। अब इसका मैं ऑप्शन इस तरीके से लाया हूँ कि काफ़ी लोग कंफ्यूज किए और इसका आंसर बहुत लोगों ने गलत किया है। अब आप लोग समझ रहे होगे, कमेंट भी कर रहे होगे किसका गलती हुआ है। तो हेरेटिक, तो हेरेटिक का क्या अर्थ है? तो इसका ही मतलब है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, मतलब किसी धर्म के अगेंस्ट में काम करे, तो ऐसे व्यक्तियों को हेरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है का इसका ऑप्शन एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब है, तो बता दिया हूँ पहले ही, नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। ऐसे व्यक्ति जो अपने गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है, मतलब हाँ में भी नहीं है, ना में भी नहीं है। नेक्स्ट आपका आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है जो दूसरे के ट्रेडिशन को, दूसरे के जैसे मूर्तियों को क्या करता हो, ब्रेकर हो, ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। मतलब दूसरों के जो ट्रेडिशन है, प्रथाएं हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? आइकनोक्लास्ट बोलते हैं। बी नंबर। फिर है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब जो भगवान में बिलीव नहीं करते, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं? एथिस्ट कहते हैं। और एग्नोस्टिक में क्या है, जो श्योर नहीं है गॉड्स के एग्जिस्टेंस पर, उसके अस्तित्व के बारे में श्योर नहीं है, तो एग्नोस्टिक। और जो बिलीव ही नहीं करते भगवान पे, उसको एथिस्ट कहते हैं। तो अंतर समझ में आ रहा है। और आइकनोक्लास्ट मतलब दूसरे के ट्रेडिशन को ब्रेक करते हैं। हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब क्या? तो इसका मतलब हो गया आपका कि जो किसी रिलीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? हेरेटिक कहते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब क्या है आपका 20 नंबर। हाँ, 20th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बहुत लोग इसको गलत किए और बहुत लोग मिस किए। अब इसका क्या रीज़न क्या हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये है आपका स्वैश बकलर। स्वैश बकलर का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब जो है, जो बुक में दे रखा है, दिया है अ लवर, नहीं, ये तो मैं ऑप्शन में दिया हूँ, इसका आंसर दिया हूँ लवर ऑफ सेल्फ। मतलब खुद से जो प्यार करते हैं वैसे व्यक्तियों को, जिसको क्या कहेंगे, खुद से प्यार करने वाले को नार्सिसिस्ट शायद बोलते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्तियों को बोलते हैं लवर ऑफ सेल्फ। लेकिन स्वैश बकलर का ये कैसे हो गया ऑप्शन, जबकि स्वैश बकलर का जो मीनिंग दे रखा है बुक में, वो दिया है अ बोस्टफुल, क्या दिया है देखना, अ बोस्टफुल फेलो, अ बोस्टफुल फेलो। तो ये आपका दिया है क्या उसका आंसर, मतलब बुक में
स्वैश बकलर का मीनिंग दिया अ बोस्टफुल फेलो, मतलब जो अपने बारे में क्या करे, बहुत ज़्यादा दिखावा करे, डिंग हाँके, वैसे व्यक्तियों को स्वैश बकलर बोलते हैं। लेकिन इसका ऑप्शन लवर ऑफ सेल्फ कैसे हो गया, रिलेट कर पा रहे हो कुछ कि ये लवर ऑफ सेल्फ कैसे हो गया? तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑप्शन में ऐसा डायरेक्टली जो आप पढ़े हो वो नहीं दे रखा है, इससे रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग यूज़ करो कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर था वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, मतलब जो व्यक्ति हमेशा अलग थलग रहते हैं, ये तो होगा नहीं। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो व्यक्ति क्या करते हैं सपनों में, नींद में क्या करते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं, तो उसको तो सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं, पढ़ा होगा सोमनाम्बुलिस्ट। ये है अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो सपने में बोलते हैं, नींद में बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोमनालोक्विस्ट। तो सोमना का अर्थ होता है स्लीप, मतलब नींद, और सोमना एम्बुलिस्ट, एम्बुलिस्ट का मतलब होता है वॉक करना, और यहाँ पर टॉक का क्या दिया था, तो सोमनालोक्विस्ट, लोकवा का मतलब होता है टॉक करना, बातें करना, और सोमना मतलब स्लीप। तो इस तरीके से रूट वर्ड से बने थे, मैं बता चुका हूँ वीडियो में, किस में, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। अब यहाँ पर लवर ऑफ सेल्फ कैसे आ गया आप समझ सकते हो। जो व्यक्ति खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो अपनी सुंदरता की तारीफ़ें सुनना चाहते हैं और फिर बोलना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर क्या होते हैं, बोस्टफुल फेलो होते हैं। तो इस सेंस में इसका क्या होगा, अगर ये चारों में से जो आप पढ़ कर गए हो वो नहीं है, तो आप अपने तरफ से सेंस लगाना पड़ेगा कि इसका आंसर डी ही क्यों होगा। तो आप समझ पा रहे होगे, तो इसका ऑप्शन गलत नहीं था। अब बात मानो, एसएससी सीजीएल में कई बार ऐसा किया है कि 4 साल के पहले कोई और भी ऑप्शन दे करके पूछा था, और 4 साल के बाद क्या कर दिया, सेम क्वेश्चन को पूछा लेकिन उसका ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हटा ही दिया, दूसरा ऑप्शन उसके जगह पर ले आया। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना होगा, खुद से कुछ अपना दिमाग, ठीक है। तो इसका आंसर गलत नहीं था, इसका ऑप्शन गलत नहीं था, जानबूझकर मैं ऐसा रखा था। फिर देखो 21 नंबर, द बर्ड्स अलाइटेड द एंटेना, ये था फिक्स्ड प्रीपोजिशन से। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का भी वीडियो दिया हूँ, तो अब जरा देखो क्या है इसका। तो इसका आंसर होगा क्या, तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, एट का यूज होगा यहाँ पे। तो अलाइटेड एट का अर्थ होता क्या है, तो अलाइट का मतलब होता है, सिर्फ अलाइट का मतलब समझो, अलाइट का मतलब होता है उतरना, लेकिन किस सेंस में, कहाँ उतरना, कैसे उतरना, उतर करके फिर कहाँ चढ़ना, तो उस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पर अलाइटेड एट का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब है उतरना, लेकिन कहाँ से उतरना, आसमान से उतरना, लेकिन उतरने के बाद किसी स्थान पर बैठना, अपना स्थान ग्रहण करना। तो अलाइटेड एट का अर्थ है, लिख देता हूँ यहाँ पे, अलाइट एट का अर्थ क्या है, तो अलाइट एट का अर्थ है अपना स्थान ग्रहण करना। जैसे कि मान लो पक्षियाँ क्या करती हैं, आसमान से उतरती हैं और सीधा किसी डाली पे बैठ जाती हैं, ट्री के डाली पे बैठ जाती हैं, या फिर किसी एंटेना पे बैठ गई, ठीक है। तो वो क्या होगा वहाँ पर, अलाइट एट कहलाएगा आपका। तो उस अलाइट एट का मतलब अपना स्थान ग्रहण करना। लेकिन अगर यहाँ पर रहे अलाइट फ्रॉम, इस एट के जगह पर यहाँ फ्रॉम रहे, तो अलाइट एट, अलाइट फ्रॉम का क्या अर्थ होगा, तो अलाइट फ्रॉम का अर्थ है किसी वाहन से नीचे उतरना, जैसे कार से, कोई जहाज़ से, या फिर कोई घोड़े गाड़ी से, तो वहाँ पर नीचे उतरना, वाहन से नीचे उतरना अलाइट फ्रॉम कहलाता है। और एक होता है अलाइट ऑन, अलाइट ऑन मतलब एट के जगह पर अगर ऑन आ गया, तो अलाइट ऑन का क्या अर्थ है, तो आसमान पे सीधा ज़मीन पे उतरना कहलाता है अलाइट ऑन, या फिर किसी के छत पे उतरना, तो छत बोलो या ज़मीन बोलो बात बराबर है। तो अलाइट ऑन का अर्थ है आसमान से ज़मीन पे उतरना, ठीक है। अब जरा देखो, मतलब इसका आंसर समझ गए क्या है 21 का, तो इसका अर्थ है डी नंबर, अलाइट एट, तो ये याद रखना। फिर क्या है आपका 22 नंबर, योर क्राइम डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज़, तो इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था आपका एडमिट ऑफ, ये था इसका आंसर। तो इस एडमिट ऑफ का क्या अर्थ है, तो इस एडमिट ऑफ का अर्थ होता है अनुमति देना और फिर मान लेना। तो इसका मीनिंग क्या होगा इस पूरे सेंटेंस का, कि योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़, मतलब आपने जो क्राइम किया है वो किसी भी एक्सक्यूज़, किसी भी बहाने को का अनुमति नहीं देता। तो एडमिट ऑफ का अर्थ है आपका अनुमति देना, या फिर उसको क्या बोलो मान लेना। तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। फिर नेक्स्ट एडमिट से ही रिलेटेड क्या आता है, तो एडमिट के बाद अगर इंटू आ गया तो क्या होगा उसका मीनिंग, तो एडमिट इंटू का मतलब होता है प्रवेश का अधिकार। जैसे एग्जांपल में आप पढ़े थे कि कोई व्यक्ति क्या था, प्रिंसिपल के ऑफिस में एडमिट इंटू था, एडमिटेड इंटू,
तो उसका मतलब क्या था कि उसको प्रवेश का अधिकार था। मान लो प्यून है तो प्यून को बार बार थोड़े कि मे आई कम इन सर, कैन आई गो आउट सर, ऐसे पूछने का जरूरत नहीं है, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में उसका अधिकार होता है। तो एडमिट इनटू का मतलब होता है प्रवेश का अधिकार। और अगर एडमिट के बाद टू आ जाता है तो एडमिट टू का अर्थ होता है स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेना, एडमिट टू कहलाता है। तो आपका सारा चीज़ क्लियर है, एडमिट ऑफ भी, एडमिट इनटू भी, एडमिट टू भी। ठीक है, अब जरा देखो 23rd नंबर कह रहा है ही इज़ अबोरेंट डॉरी सिस्टम। तो इसका क्या अर्थ है? पहले अगर आप एबोरेंट का मीनिंग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है। अब तो आप एलिमिनेट कर सकते थे आंसर को, ऑप्शन को। तो एबोरेंट का मतलब होता है घृणा करना, और एबोरेंट ऑफ का मतलब होता है से घृणा करना, मतलब वो व्यक्ति को डॉरी सिस्टम से बहुत ज़्यादा घृणा है। तो एबोरेंट के बाद यहाँ क्या आना चाहिए था? ऑफ आना चाहिए था। और एबोरेंट से आपका इधर कोई लेना देना नहीं है, एबोरेंट से और यहाँ पर कोई फिक्स्ड प्रिपोजिशन नहीं है। तो एबोरेंट ऑफ का मतलब है से घृणा करना। नेक्स्ट आपका 24th नंबर क्या है? देखो, ही इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड हीज वर्क। अगर एब्जॉर्ब्ड के बाद इन लगा दें तो एब्जॉर्ब इन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, मतलब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। तो एब्जॉर्ब इन होगा बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, खोया रहना, मगन रहना मतलब। नेक्स्ट क्या आपका 25th नंबर मीनिंग। अब जरा देखो, ये आ गया आपका, ये सारे जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है 4, उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बताया हूँ, वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के, और उसके तरीके को सीखना, कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस याद किए जाते हैं। आप जब तक नहीं देखोगे वीडियोस को तब तक आपको मज़ा नहीं आने वाला। एक बार अगर वीडियो देख लिए तो शायद दो बार से ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत ना होगी, 2 से 3 बार, मैक्सिमम 3 बार अगर देख लिए वीडियो को रिवाइज करते करते तो आपके दिमाग में छप सा जाएगा किसका क्या मीनिंग होता है। तो आप ज़रूर विजिट करना उसको और देखना कि मैं किस तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाया हूँ। अब ज़रा देखो, ये है एट डैगर्स ड्रॉन। देखो डैगर का मतलब होता है क्या है? तो इसका मतलब होता है कटार या फिर खंजर जिसको बोलते हैं, एक तरह का शस्त्र होता है। तो खंजर मतलब और ड्रॉन का मतलब क्या? निकालना कहीं से। तो आप कभी भी खंजर कब निकालते हो? जब आप किसी से दुश्मनी के हालत में हो, तो दुश्मनी के हालत में रहना आप खंजर निकाल लेते हो। तो एट ड्रैगर्स ड्रॉन का अर्थ ही होता है क्या? तो इसका मतलब होता है कि टू हैव बिटर एनमिटी, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना कहलाता है एट डैगर्स ड्रॉन। और टू बी एट स्ट्राइफ, अब जरा देखो कंफ्यूजिंग वाला सारा ऑप्शन डाला हूँ। तो टू बी एट स्ट्राइफ मतलब किसी से थोड़ा सा खटास की स्थिति में होना, है ना, झमेला रहना थोड़ा बहुत। तो इसका ये मतलब है टू बी एट स्ट्राइफ। टू बी एट स्ट्राइफ का क्या था आपका इडियम? तो इसका मतलब था एट लॉगर हेड्स। इसमें मैं बताया था कि लॉगर का मतलब क्या होता है? लकड़हारा, जो लकड़ी काटते हैं। हेड्स का मतलब मुखिया होता है। तो अगर लकड़ी काटने वाला मुखिया, बहुत सारे मुखिया, यहाँ हेड नहीं है हेड्स है, तो बहुत सारे मुखिया एक जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, तो क्या करते हैं, कुछ एक कहते हैं कि मैं काटूंगा, दूसरा कहता है मैं काटूंगा। इस तरीके से दोनों में क्या होता है? स्ट्राइफ हो जाता है, थोड़ा बहुत सा झमेला हो जाता है। तो इसका ये मीनिंग था। और बहुत लोगों ने मैं नोटिस किया टेस्ट में, इसका ऑप्शन एट ड्रैगर्स ड्रॉन का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला को यूज़ कर लिया, ये एट लॉगर हेड वाला, तो गलत कर दिए थे। फिर ज़रा देखो नेक्स्ट आपका इसका आंसर क्या था? तो बी था आंसर, है ना। अब यहाँ सी है कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल का क्या था आपका इडियम? तो इसका जो इडियम था ये था एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिटेल में मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो देख लेना। फिर है इन डिस्प्यूट, मतलब किसी से झगड़े में रहना, तो एट ऑड्स कहलाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्या कहलाता है वो? एट ऑड्स। एट ऑड्स। देखो मेरा पेन ना ये अच्छे से चलता नहीं है, इसका वजह ये है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, मात्र 1500 रुपये का कलम से लिखता हूँ, और ये उतना अच्छा नहीं है। और डिजिटल पेन का बहुत ज़्यादा कीमत होता है। एक एप्पल पेंसिल होता है, एप्पल का पेंसिल जो आता है वो काफ़ी महंगा रहता है, 8000 के आसपास। और मेरा इनकम तो आप लोगों से है कुछ नहीं, ना यूट्यूब ने मुझे पैसा देता है, और आप लोगों को पता है यूट्यूब का पैसा देता है। मान लो आपका अगर 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर है ना, तो आपको 5000 से लेकर के 6000 रुपये तक देता है। सोच लो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है इसका। फिर भी अगर आप एक टीचर हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। अब ज़रा देखो, हाँ, अगर मिलियन में सब्सक्राइबर है तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो आप। तो चलो ये सब बात की बातें हैं। नेक्स्ट क्या आपका 26 नंबर, इसका आंसर देख लिए। एट डैगर्स ड्रॉन का अर्थ क्या था? तो इसका था टू हैव बिटर एनमिटी। अब सब झगड़े से ही रिलेटेड था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुश्मनी से था। ये छोटा झगड़ा और ये थोड़ा बहुत सा खटपट। तो
सबसे ज़्यादा झगड़ा में आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो तो आप खंजर निकालते हो, तो ये इसका आंसर होगा। और मैं जानबूझ करके ऐसा ऑप्शन रखा था ताकि आप कंफ्यूज करो, और बहुत लोगों ने किया भी। इसका क्या है, हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर, कि किसी फैमिली में कैसे शांति हो सकती है जब हस्बैंड और वाइफ के बीच ही क्या हो, तो वही बता रहा हूँ क्या हो। तो उसके बीच क्या होना चाहिए, 26 नंबर का। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा एट क्रॉस पर्पसेस। और एट क्रॉस पर्पसेस का वहाँ पर मीनिंग क्या दिया होता है, तो हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, मतलब एक दूसरे का जो इंटेंशन है, इरादे हैं, वो मैच नहीं करता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं एट क्रॉस पर्पसेस। तो इसका आंसर होगा एट क्रॉस पर्पसेस। डिटेल में आप वीडियो में ही देखोगे, इसका ओरिजिनल वीडियो। फिर एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का क्या था आपका मीनिंग, तो इसका मीनिंग था टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब किसी चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी होना एट द बॉटम ऑफ कहलाता है। एट या लॉस का क्या अर्थ था, तो एट या लॉस का मतलब था टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब डिसाइड नहीं कर पाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होना, डिसाइड नहीं कर पाना कि किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, तो एट या लॉस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एट लॉगर हेड। हाँ, इसमें ज़्यादा लोग कन्फ्यूज किए थे, इससे रिलेटेड। तो एट लॉगर हेड, एट लॉगर हेड का मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन वाला जो था 25वां नंबर में, तो इसका ये था आपका मीनिंग एट लॉगर हेड। फिर आपका क्या है, नेक्स्ट नंबर 27वां नंबर है मीनिंग एट लार्ज। एट लार्ज का क्या मीनिंग होता है, तो एट लार्ज का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है एब्सकॉन्ड कर जाना, मतलब फरार हो जाना। और मान लिया जाए आप किसी कुत्ते को क्या कर देते हो, बिना चेन का कर देते हो, अनचेन कर देते हो, मतलब उसमें चेन में नहीं बांधते हो, तो उसको एक तरह से क्या छोड़ देते हो, खुला छोड़ देते हो। तो एट लार्ज का मतलब वो भी होता है खुला में छोड़ देना। और कोई चोर अगर चोरी करके फरार हो गया तो एब्सकॉन्ड कर गया, मतलब एट लार्ज है वो। तो एट लार्ज का मतलब भी क्या होता है आपका, तो चोरी करना वो बता रहा हूँ, मतलब फरार हो जाना, तो एब्सकॉन्ड कहलाता है। इसका मीनिंग, इसका आंसर यही था। कन्फ्यूज्ड का क्या था आपका इडियम, चाहे फ्रेजेस क्या था, तो इसका था आपका एट सी था, कंफ्यूज कर जाना। समंदर के सामने खड़ा होकर के देखोगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो ये तरीका नहीं बताया था एट सी का। अब देख लेना इसका ओरिजिन कैसे आया था। तो एट सी का मतलब क्या था, कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट आपका डिस्प्यूट के सेंस में कौन सा आया था भाई, तो डिस्प्यूट के सेंस में अभी बताया था, कुछ बताओ, कुछ हिंट दो। तो इसका आया था डिस्प्यूट के एट क्या था, एट सी हो गया। और डिस्प्यूट के सेंस में था आपका एट ऑड्स, याद है आपको, एट ऑड्स मतलब किससे डिस्प्यूट होना। नेक्स्ट आपको जैसे चाइना और इंडिया में भी चल रहा है डिस्प्यूट, तो एट ऑड्स हैं दोनों। फिर और कैसे बना है, इसका ओरिजिन बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका वेरी क्लोज का क्या है, तो इसके लिए आपका क्या था, वेरी क्लोज के सेंस में था एट क्लोज क्वार्टर्स, याद है। नहीं, वो नहीं होगा। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन वेरी क्लोज के सेंस में क्या था, तो वेरी क्लोज के सेंस में आपका था एट या स्टोन्स थ्रो, कि किसी व्यक्ति, मेरे फ्रेंड का घर मेरे घर से एट या स्टोन्स थ्रो है, मतलब वेरी क्लोज है, बहुत नज़दीक है। तो एट या स्टोन्स थ्रो का मतलब था वेरी क्लोज। इसका आंसर मैं बता ही दिया, एब्सकॉन्ड कर जाना, फरार हो जाना। नेक्स्ट है 28 नंबर एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है आपका क्लोज एग्जामिनेशन, मतलब बहुत बारीकी से क्या करना, निरीक्षण करना कहलाता है एट क्लोज क्वार्टर्स। नेक्स्ट आपका इनपरफेक्ट ऑर्डर के लिए कौन सा था आपका, तो एप्पल पाई ऑर्डर, याद होगा सबको। नेक्स्ट आपका हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, जो पति पत्नी वाला एग्जाम्पल था, क्वेश्चन भी था, तो इसमें क्या है, तो इसके लिए कौन सा था, तो एट क्रॉस पर्पसेस, इसके लिए जो था इडियम वो था एट क्रॉस पर्पसेस। नेक्स्ट आपका टू वंस लाइकिंग, मतलब किसी से दिल लगी हो जाना, वो क्या कहलाता है, तो उसके लिए था आपका आफ्टर वंस ओन हार्ट, याद है, लिख देता हूँ एक बार, आफ्टर वंस ओन हार्ट, ये क्या है आपका, तो किसी से दिल लगी हो जाना, टू वंस लाइकिंग। अब ज़रा देख लो, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं हमेशा दूंगा ताकि मैं टेस्ट कर पाऊँ आप लोगों का कि आप लोग थोड़ा बहुत भी पहले पढ़े हो या नहीं। बाकी सारे आपके टास्क थे, ये दोनों एक्स्ट्रा थे, बहुत लोगों ने करेक्ट किया, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो क्या एरर फाइंड आउट करना था इसमें, तो यहाँ था द मार्टाइडम अबाउट सरदार भगत सिंह क्रिएटेड ए स्टीर, मतलब सरदार भगत सिंह का जो शहीद होना था वो क्या किया, तो
क्या क्रिएट किया, स्टीर क्रिएट किया, मतलब दंगा फसाद शुरू किया है ना, जैसे उनके शहादत के बारे में लोगों को पता चला। तो इसका क्या होगा आंसर? तो सबसे पहली बात कि इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। बी में कौन है? ए वाला नंबर है। तो कैसे है बी में गलती, ये ज़रा देखो। फर्स्ट में था द मार्टाइडम, मार्टाइडम में तो कोई तरह का कुछ नहीं है, कोई गलती नहीं है। द क्यों लगा? तो फिक्स शहादत की बातें कर रहा है, डेफिनेट शहादत की बातें कर रहा है, इसलिए कह रहा है द। और मार्टाइडम के लिए दा नहीं आया है, वो आपका डेफिनेट घटना घटी है उसके बारे में बता रहा है ये। और क्योंकि सरदार भगत सिंह हैं, डेफिनेट थे। अब सिंह क्रिएटेड अ स्टीर, कहीं भी यहाँ पर नहीं है किसी तरीके का कन्फ्यूजन, सिर्फ यहाँ था अबाउट में, अबाउट सरदार भगत, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अबाउट के बदले आपका क्या लगेगा? ऑफ लगेगा, क्योंकि मार्टाइडम ऑफ समबडी, मार्टाइडम ऑफ समबडी, फिर से देखो, मार्टाइडम अबाउट समबडी नहीं होता, मार्टाइडम ऑफ होता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड था आपका। तो मार्टाइडम ऑफ होता है, अबाउट नहीं होगा। जैसे हम लोग कहते हैं वी कैन नॉट फॉरगेट द मार्टाइडम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, कहते हैं ऐसा। तो इसमें क्या था? मार्टाइडम ऑफ, मार्टाइडम ऑफ का मतलब है किसी की शहादत, तो मार्टाइडम के साथ क्या लगता है? ऑफ। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि फ्रेजल वर्ब का है। फ्रेजल वर्ब का मतलब एक वर्ब होना चाहिए और उसके साथ एक प्रीपोजिशन होना चाहिए, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन में जरूरी नहीं है कि वर्ब के साथ आए, वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, उसके साथ जब प्रीपोजिशन लगता है तो वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। तो मार्टाइडम के साथ क्या लगेगा? यहाँ ऑफ लगेगा। तो इसका आंसर होगा बी आपका, सही है। अब जरा देखो 38 नंबर, ये रस्किन, रस्किन बॉन्ड का नाम सुने होंगे आप लोग, ये शायद शिमला से बिलोंग करते हैं जहाँ तक मुझे याद है, ये राइटर हैं। तो ये क्या किया? पोस्टुलेटेड किया। पोस्टुलेट का मतलब है मानना, और फिर अभिधारणा करना, मतलब धारणा ऐसा बनाना किस चीज़ का। तो यहाँ पर कोई गलती है क्या? ए में ज़रा देख लो, रस्किन हैड पोस्टुलेटेड, कुछ भी गलत नहीं है। हैड है मतलब ये पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में, तो इसको आप ध्यान रखना, टेंस का यहाँ पर कोई गलती नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अफेक्शन, मतलब जो कॉन्सेप्ट है सोशल अफेक्शन का, मतलब आपके समाज में जो प्यार प्रेम है उसका कॉन्सेप्ट को क्या किया? पोस्टुलेटेड किया था। तो पोस्टुलेट का मतलब अभिधारणा बनाया था वैसा। एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल, मतलब बेसिक प्रिंसिपल है, तो एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल में कोई गलती नहीं है। ऑफ या ह्यूमन इकोनॉमी, तो किस इकोनॉमी का है ये? सोशल अफेक्शन एक बेसिक प्रिंसिपल है, तो ह्यूमन इकोनॉमी का। कुछ गलती आ रहा है? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर गलती है, ह्यूमन इकोनॉमी नहीं होता बल्कि ह्यूमन इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड से रिलेटेड था आपका। तो ह्यूमेन का अर्थ क्या होता है? तो ह्यूमेन का अर्थ होता है दयालु, मतलब इस वाले ह्यूमेन का अर्थ होता है दयालु या फिर सहानुभूति, लेकिन ये ह्यूमन का मतलब होता है आपका मानवीय। तो ह्यूमन इकोनॉमी का मतलब है मानव से रिलेटेड जो इकोनॉमी है वो। तो अभी आप लोग 30 देख चुके हो, और अगर लाइक नहीं किया ज़रूर करना। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग जैसे ही आपका ये क्लास एंड हो तो कम से कम 50 लाइक्स तो होने चाहिए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, टेस्ट टेकर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो फिर थोड़ा यार मोटिवेट नहीं होगा, मतलब मुझे मज़ा नहीं आएगा। फिर इतना वक्त देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर ये थोड़ा मज़ा नहीं आने वाला है ना। तो चलो कोशिश करो, लाइक करो, शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। टास्क तो मैं सबको दे ही दिया हूँ, और बिल्कुल शिद्दत से आपको फॉलो करने हैं 4 AM क्लब पे, और आपको सबको अटेंडेंस बनाने भी हैं। और शर्माते बहुत हो आप लोग अटेंडेंस बनाने में, क्या शर्माना यार, पढ़ाई लिखाई में कमाने में शर्माने का नहीं, और पढ़ाई में भी नहीं शर्माने का, ठीक है। तो अटेंडेंस देना आप लोग 4 बजे भोर। मैं भी उठता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ कि 2-4-10 लोग वहाँ पर कमेंट करें, उसके बाद मैं क्या करूँ, रिप्लाई दूँ। तो मैं 6 बजे, कभी कभी 8 बजे तक देखता हूँ, तब करता हूँ। वैसे मैं 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक मोस्टली बहुत बिजी रहता हूँ अपने वर्क में। बाकी के जो टाइम होते हैं उसमें मैं आप लोगों पे फोकस करता हूँ। और मेरा जो 60% काम है ना, मेरे जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी काम हैं, इसका 60% काम मैं 4 बजे से लेकर के 8 बजे कंप्लीट कर देता हूँ। तो और बहुत ही फ़ायदे होते हैं इसके। और ना मैं योगा करता हूँ, ना मैं मेडिटेशन करता हूँ, ना मैं प्राणायाम करता हूँ, इस दरमियान में मैं कुछ नहीं करता हूँ, सीधा उठता हूँ, काम पे फोकस। इसके बाद मैं 8 से 9 बजे के बीच जो भी नहाना धोना है आपका, जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसका करता हूँ, और सोने से पहले जो मेडिटेशन वगैरह है वो सब करता हूँ। तो 4 से 8 बजे आप लोग ज़रूर उठो। 4 AM क्लब ही नाम उसका रखा है, ताकि आप लोगों को वो नाम से सिर्फ मोटिवेशन मिले। और जो नाइट ऑल हैं, जो रात में जगते हैं, नाइट ऑल कोई बुरी बात नहीं है, और वो गलत वर्ड भी नहीं है। जो रात में जगते हैं उसके लिए नाइट ऑल कहते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं उसके लिए अर्ली बर्ड कहते हैं। तो दोनों सही है अपने अपने जगह पर, लेकिन
आपका जो नेचर है ना, ये जो प्रकृति है उसके हिसाब से आपको मॉर्निंग में ही पढ़कर उठना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके हेल्थ पर किसी तरीके का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर आप रात रात भर जग करके पढ़ते हो तो कभी आपका डार्क सर्कल आएगा, तो कभी आपका पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाता है, और बहुत तरीके से प्रॉब्लम झेलते हैं लोग। मैं भी देखा हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता था तो इतना जगह हूँ मत पूछो, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था वहाँ पे। तो चलो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और मैं तो बहुत ही शिद्दत से आप लोगों को पर्सनली, जिसको बोलते हैं गाइडेंस करना, व्हाट्सएप के थ्रू, और सबका मैं हिसाब भी लूँगा। अब टेंशन मत लो, हिसाब इन द सेंस कि मैं सबसे पूछूंगा कैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा बहुत वोकैब में या नहीं आ रहा है, तो सबसे मैं बातें करूँगा। देखता हूँ कब टाइम निकाल पाता हूँ सबसे पर्सनली बातें करने का। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।